Hello and good morning everyone. This is your host Rahil Sakija and welcome to our next episode of Wake Up to Our True Self. आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट और रेलिवेंट टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे विच इज़ एडिक्शन। एंड इस टॉपिक को अगर हम थोड़ा सा डीपली देखें तो हमारे पास मौजूद हैं एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल जो कि हमें इस टॉपिक के हवाले से चीज़ें बताएंगे। सो प्लीज़ जॉइन मी वेलकमिंग डॉक्टर शफी मंसूरी, अ कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट एंड हु हैज़ डन 1 year फेलोशिप इन एडिक्शन साइकेट्री फ्रॉम टेक्सास एंड हैज़ 30+ year एक्सपीरियंस। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? क्या आप थोड़ा सा अपना तारुफ दे सकते हैं? जी जी, मैं बिल्कुल दे सकता हूँ। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया पीआरसी का, परवरिश रिहेबिलिटेशन सेंटर का, कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया इस पॉडकास्ट के लिए। और जो आपने सवाल पूछा कि अपने बारे में मैं तारुफ कराऊँ, तो मेरा नाम जैसा आपने बता दिया कि शफी मंसूरी है। मैंने MBBS किया था डो मेडिकल कॉलेज से। इसके बाद मैं USA गया था, वहाँ से मैंने रेजिडेंसी की थी साइकेट्री में 4 साल तक, और 2 साल मैंने चाइल्ड साइकेट्री में फेलोशिप की थी वेस्टर्स काउंटी मेडिकल सेंटर न्यूयॉर्क से। और इसके बाद फिर मैंने 1 year की फेलोशिप की थी एडिक्शन साइकेट्री में टेक्सास यूनिवर्सिटी USA से। और इसके बाद आजकल मैं PRC में भी हूँ और मुख्तलिफ इदारों से वाबस्ता हूँ, लेकिन सुबह में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर जो है दारुस्सैद हॉस्पिटल में मैं अपनी खदमात अंजाम दे रहा हूँ, जो कि टीचिंग हॉस्पिटल भी है। और वहाँ जो है टीचिंग होती है मेडिकल स्टूडेंट्स की। लियाकत कॉलेज ऑफ मेडिसिन है और जो एफिलिएटेड है दारुस्सैद हॉस्पिटल का। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग हियर एंड टेकिंग आउट योर प्रीशियस टाइम फॉर अस टुडे। एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस कॉन्वर्जेशन, क्योंकि अगर एडिक्शन के हवाले से हम बात करें तो एडिक्शन के हवाले से काफ़ी मिसकंसेप्शंस और कन्फ्यूजन्स पाई जाती हैं। सो इसी को ही अगर हम कंटिन्यू लेके चलें, मेरा आपसे एक सवाल है कि आम लोग जो होते हैं उनका पर्सपेक्टिव एडिक्शन के हवाले से डिफरेंट होता है और उनका एक अपना पर्सपेक्टिव होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि साइकेट्री में एडिक्शन का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है एंड नॉर्मली लोग इस चीज़ को कैसे देखते हैं और साइकेट्रिस्ट कैसे देखते हैं, क्या आप बता सकते हैं? जी राहिल साहब, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि आम पब्लिक का एडिक्शन के हवाले से क्या पर्सपेक्टिव है और साइकेट्री में उसका क्या पर्सपेक्टिव है। तो साइकेट्री पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पहले बताऊंगा कि एडिक्शन का पर्सपेक्टिव ये है कि एडिक्शन जो है वो क्रॉनिक रिलैप्सिंग ब्रेन डिसऑर्डर है, जो कि करेक्टराइज बाय कंपल्सिव सब्सटेंस यूज, कंटिन्यूस यूज डिस्पाइट हार्म, लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर द ड्रग्स है, फिर उसमें टॉलरेंस है, विड्रॉल है, और उसके जो है ये सारी चीज़ें। तो मैं समझाने के लिए आपको ये बता सकता हूँ कि 4 C हमें याद रखने चाहिए कि जो ड्रग एडिक्शन है वो 4 C पर मुश्तमिल है। एक कंपल्शन है। कंपल्शन में बेसिकली क्या होता है कि फोर्सफुली जो है मजबूरन उसको जो है वो ड्रग्स लेना पड़ती है। आप ये समझ लें कि गाड़ी पे उसने एक्सीलेटर रखा हुआ है, तो उसके लिए ये है कि ज़बरदस्ती वो जो है यूज़ करने पे उसको मजबूर है, वो उसको रोक नहीं सकता, ठीक है, तो वो फोर्सफुली जा रहा है। इसी तरह ये है कि लॉस ऑफ कंट्रोल है कि उसका जो है ड्रग्स पे कंट्रोल नहीं है, ड्रग्स लेने पे उसका कंट्रोल नहीं है। तो आप उसको ये समझ लें कि उसका पाँव ब्रेक पर है और ब्रेक से काम नहीं कर रहा, वो उसको रोकना चाह रहा है लेकिन वो गाड़ी उससे रुक नहीं रही। उसका ख्याल आ रहा है कि मैं कल शाम को जो है वो कम मिकदार में पीऊँगा, मैं पीऊँगा भी नहीं, तब भी उसमें कंट्रोल नहीं है और वो इरादा होने के बावजूद भी वो ड्रग्स लेने को मजबूर होता है। तो पहला C हो गया कंपल्सिव यूज़, और दूसरा हो गया लॉस ऑफ कंट्रोल, C कंट्रोल का हो गया, और तीसरा हो गया उसका कंटिन्यूस यूज़ डिस्पाइट द हार्म। इन्हें उसको ये मालूम है कि इसके नुकसान बहुत ज़्यादा है, फिज़िकल नुकसान है, साइकोलॉजिकल से नुकसान हैं, फैमिली के हिसाब से नुकसान हैं, सोशल इश्यूज़ हैं इस पर, तब भी वो उस कॉन्सिक्वेंसेस के बावजूद भी उसको यूज़ करने पे मजबूर होता है। फिर एक चीज़ होती है, अगला 4 C है वो क्रेविंग। इससे क्रेविंग बहुत शदीद होती है, डिज़ायर उससे बहुत ज़्यादा होने लगता है, इसकी वजह से साइकोलॉजिकली उसको डिपेंडेंसी भी होने लगती है। तो ये बेसिकली हम कह सकते हैं साइकेट्रिक पर्सपेक्टिव व्यू से कि ये ब्रेन बेस्ड कंडीशन है जो कि एसोसिएट करती है बिहेवियरल मैनिफेस्टेशन के साथ, बिहेवियरल इश्यूज़ के साथ। तो ये है। अच्छा, आम पब्लिक का इसके बारे में ये है कि वो ये कहते हैं कि मोरल फेलियर है, यानी इसमें अखलाकियात की कमी है, ये अखलाकी इक़दार की कमी है जिसकी वजह से वो नशा कर रहा है। उससे बहुत ही बैड हैबिट समझा जाता है कि ये बहुत उसकी बुरी आदत है, और ये हालांकि चूज़ कर रहा है, अगर ये चाहे तो ये नशा नहीं कर सकता।
और ये है कि इसके अंदर विल पावर की कमी है। तो ये आम लोगों के अंदर ये होता है कि इसका अखलाकी वो समझते हैं वैल्यू कि वो इस्तेमाल कर रहा है उसको, उसका आदत समझते हैं, तो और इसको समझते हैं विल पावर कम है। दैट्स रियली इंटरेस्टिंग डॉक्टर साहब। चलें फिर इसको ही अगर हम थोड़ा सा आगे लेके चलें तो क्या हम एडिक्शन को एक डिसऑर्डर कह सकते हैं या फिर एक डिजीज़ कह सकते हैं या फिर एक बिहेवियरल पैटर्न कहें? आप साइकेट्री में इसको किस लेंस से देखते हैं? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। लोग इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं कि हम इसे डिजीज़ कहें, डिसऑर्डर कहें या बिहेवियरल इश्यूज़ कहें। मैं ये समझता हूँ कि इस पर किसी एक पे लेबल करना मुनासिब नहीं है। ये बेसिकली ब्रेन बेस्ड कंडीशन है, ठीक है, जिसके अंदर बिहेवियरल मैनिफेस्टेशन होता है। अगर ऐसा हम डिजीज़ भी कहेंगे तो डिजीज़ इसलिए कह सकते हैं इसको कि न्यूरोबायोलॉजिकल चेंजेस होती है ब्रेन में। डिसऑर्डर इसलिए कह सकते हैं कि इसमें डिसफंक्शन होता है ब्रेन, इम्पेयरमेंट होती है ब्रेन की, तो हम कह सकते हैं कि डिसऑर्डर है। और बहुत सारी चीज़ें एक्शन में होती है, बिहेवियरल इश्यूज़ होते हैं तो हम इसे बिहेवियरल प्रॉब्लम भी कह सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसका हमें किसी उसको लेबल नहीं करना चाहिए। ये एक ब्रेन बेस्ड कंडीशन है जिसको हम इसी तरह लेना चाहिए कि ये ब्रेन की एक कंडीशन है जिसमें ये सारी चीज़ें बिहेवियरल मैनिफेस्टेशंस और ये सारी चीज़ें होती हैं। दैट्स राइट। इसी को ही अगर हम डेप्थ में लेके चलें तो एक कॉमन सवाल जो लोगों का भी अक्सर आ रहा होता है और बाकी प्रोफेशनल्स का भी आ रहा होता है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन से चेंजेस हैं जो ब्रेन में आ रहे होते हैं। सो क्या आप थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं सिंपल टर्म्स में कि हमारे ब्रेन में ऐसे कौन से चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड? अच्छा, ये आपको बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा था कि ब्रेन में क्या क्या चेंजेस आती है, तो मैं इसको सादा लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करता हूँ। असल में एडिक्शन में ऐसा होता है कि आपका जो रिवॉर्ड सिस्टम होता है वो हाईजैक हो जाता है, ठीक है। इसमें ये होता है कि नॉर्मली जो है हम लोग जब खाना वगैरह खाते हैं या सोशल इंटरेक्शन हमारा होता है तो उसमें डोपामिन रिलीज़ होता है और हमें प्लेजर मिलता है और हम अच्छा फील करना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, जब एडिक्शन होती है तो उसमें ये होता है कि हाईजैक हो जाता है। फिर उन लोगों को जो लोग नशा करते हैं उनको ना खाने पीने में मज़ा आता है, वो लज्जत मिलती है, ना उनको सोशल इंटरेक्शन में मज़ा आता है, ना पिकनिक में मज़ा आता है। इन्हें उनका प्लेजर ख़त्म हो जाता है उन चीज़ों पे जो नॉर्मल लोगों को आता है, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं कि आपका रिवॉर्ड सिस्टम या प्लेजर सिस्टम ये एडिक्शन हाईजैक कर लेता है। अच्छा, इसको हम समझाने के लिए ऐसे भी कहते हैं कि इसमें मीज़ोलिम्बिक जो पाथवे है उसमें डोपामिन रिलीज़ होता है। डोपामिन बेसिकली जो है वो प्लेजर कॉज करता है और आपको जो है वो अच्छा फील कराता है। तो मीज़ोलिम्बिक जब कोई एडिक्ट का पेशेंट होता है या कोई जो है वो नशा कर रहा होता है तो उसमें ये होता है मीज़ोलिम्बिक पाथवे पे डोपामिन जो है वो रिलीज़ होती है। वो कहाँ से रिलीज़ होती है? वो रिलीज़ होती है एक मिड ब्रेन के अंदर वेंट्रल टैगमेंटम एक एरिया होता है, वहाँ से वो रिलीज़ होती है और रिलीज़ होकर उसकी प्रोजेक्शन होती है टूवर्ड्स न्यूक्लियस एक्यूमेंट्स में। ये जो न्यूक्लियस एक्यूमेंट्स है, एक तो मैंने वेंट्रल टैगमेंटम बताया मिड ब्रेन में होता है जहाँ से डोपामिन रिलीज़ होती है, और न्यूक्लियस एक्यूमेंट्स से जहाँ डोपामिन जाता है और यहाँ से जो है वो रिवॉर्ड मिलता है या प्लेजर हमें मिलता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस एक्यूमेंट्स बेसिकली जो है रिवॉर्ड एरिया है जहाँ से हमें प्लेजर मिलता है। इसके अलावा फिर तीसरी चीज़ आती है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का काम ब्रेन में नॉर्मली ये होता है कि एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, प्लानिंग, ठीक है, कंट्रोलिंग के कंट्रोल हमें अपने बिहेवियर को कैसा करना, क्या कहना है क्या नहीं कहना, ठीक है, कहाँ पे सेंसरशिप लगनी कहाँ पे नहीं लगनी। तो जब ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स काम नहीं करता तो फिर सेंसरशिप खत्म हो जाती है और आदमी इम्पल्सिव हो जाते हैं ना, उससे बिहेवियर के अंदर भी रेकलेसनेस हो जाती है, वो जो चाहता बोलता है, जो चाहता करता है। अच्छा, नशे के अंदर ये होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डिसफंक्शन हो जाता है तो उसमें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। नशे की तरफ उसको जो है वो लॉस ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो नशे करने की कोशिश भी करता है तो उससे नशा छूट नहीं रहा होता। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बेसिकली जो है आप समझे कि ब्रेक की तरह होता है। जैसे गाड़ी में ब्रेक है तो हम कोशिश करते हैं कि ब्रेक लगाएं तो वहाँ पे हमारी गाड़ी रुक जाती है, लेकिन जब कोई नशा करता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स काम नहीं करता तो ब्रेक सिस्टम काम नहीं करता, तो वो रोकना चाहता भी है तो उसकी गाड़ी नहीं रुकती और वो दोबारा से उसको जो है वो जो नशे की तरफ राग़िब होता है। अच्छा, पहले भी मैंने जैसे समझाया था कि आपका जो कंपल्शन होता है, कंपल्शन और लॉस ऑफ कंट्रोल में बहुत थोड़ा सा बारीक सा फर्क है। कंपल्शन बेसिकली रिपीटेटिव बिहेवियर है कि बार बार रिपीटेशंस के अंदर वो जो है नशा करता है, और कंट्रोल के अंदर वो चाहता है, इंटेंशन उसकी होती है कि वो नशा ना करे तब भी वो करने पे मजबूर होता है। तो जो जहाँ कंपल्शन होती है वहाँ पे जो एरिया होता है वो आपका न्यूक्लियस एक्यूमेंस होता है जहाँ पे डोपामिन हाई लेवल पे होता है और हाइपर एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो है मजबूर होता है लेने पे, जिसे हम कहते हैं
वहाँ पे एक्सीलेटर होता है, ठीक है। तो वो एक्सीलेटर उसका पाँव होता है, तो वो जब मुसलसल जो वो मतलब रिपीट कर रहा होता, नशा ले रहा होता है, जबकि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में ब्रेक सिस्टम होता है, वो फेल हो जाता है। फिर एक चौथा एरिया है जिसे कहता है एमिगडाला। एमिगडाला ब्रेन में इमोशन से रिलेटेड होता है, हमारे इमोशंस होते हैं, एंगर हो गया, जॉय हो गया, सैडनेस हो गई, ठीक है, प्लेजर हो गया, वगैरह वगैरह, बहुत सारे इसमें इमोशंस होते हैं। तो एमिगडाला ट्रिगर करता है, यानी अगर कोई उदास है, मायूस है, सैड है, तो वो ट्रिगर करेगा, वो नशे की तरफ राग़िब होगा। अगर कोई गुस्से में है तो गुस्सा जो है वो एमिगडाला पे जाके जो है उसको ट्रिगर करेगा, वो दोबारा नशे की तरफ चला जाएगा। इसी तरह हम इसे कहते हैं कि एमिगडाला का काम है कि वो इमोशनल मेमोरी को भी जो है वो रिटेन करता है। तो जब वो किसी ऐसी जगह पे जाता है, किसी ऐसे दोस्त को देखता है जो नशा कर रहा होता, तो उसको दोबारा वो याद आ जाता है, वो फिर दोबारा नशे की तरफ राग़िब हो जाता है। या कोई ऐसे इलाके में जाता है जहाँ वो नशा करता हो, या कैसे ऐसे इवेंट में जाता है जहाँ उसने कभी नशा क्या होता है, उसको प्लेजर मिलता, तो दोबारा उसकी तरफ वो राग़िब हो जाता। तो ये काम एमिगडाला का होता। तो 4 मैंने क्रिटिकल एरिया बता दिया आपको। वेंट्रल टैगमेंटम एरिया है, न्यूक्लियस एक्कुम्बस है, एमिगडाला है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है। तो ये चारों मिलके काम करता है। दैट्स वेरी इंफॉर्मेटिव डॉक्टर साहब। इसी को अगर मज़ीद हम लेके चलें, सो आई हैव अनदर क्वेश्चन फॉर यू दैट क्लिनिकली अगर हम देखें इस चीज़ को, तो आप लोग किस तरह से डायग्नोस करते हैं? क्या ऐसे क्राइटेरियाज या साइंस हैं जिसकी वजह से आप लोग इजीली असेस कर पाते हैं इस चीज़ को? डायग्नोसिस के लिए इसका ख़ास एक क्राइटेरिया है, बहुत सारे इसमें सिम्टम्स होते हैं। उसमें हम ये देखते हैं कि अगर 2 क्राइटेरिया हमें मिल जाएँ और मोर देन 12 मंथ्स, यानी 12 मंथ्स और मोर देन 12 मंथ्स तक अगर ये 2 क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं, तो हम उससे कहते हैं कि ये सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स हैं। वो कौन कौन से क्राइटेरिया हैं? एक पहला तो हो गया कि कंपल्सिव सब्सटेंस यूज़ के, उसके अंदर कंपल्शन है, जो कि मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो एक तो कंपल्सिव सब्सटेंस यूज़ होगा, दूसरा होगा लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर सब्सटेंस, यानी सब्सटेंस को कंट्रोल करना उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा। तीसरा होगा क्रेविंग होगी उसको, और उसके अंदर साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी होगी। चौथा ये हो सकता है कि वो हार्मफुल, उसको पता है कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसके बावजूद भी वो उसको यूज़ करेगा। उसको पता होगा कि मेडिकली, साइकोलॉजिकली और फैमिली वाइज ये हार्मफुल है, तब भी उसको वो यूज़ करेगा। फिर एक होता है टॉलरेंस और एक होता है डिपेंडेंस, एक होता है विड्रॉल। अब टॉलरेंस को मैं थोड़ा समझा देता हूँ कि टॉलरेंस क्या चीज़ होती है। टॉलरेंस इस तरह होता है कि हमारा दिमाग अडेप्ट करने लगता है। जब नशा आहिस्ता आहिस्ता दिमाग में जाता है तो दिमाग अडेप्ट कर लेता है, जिसको हम कहते हैं कि टॉलरेंस डेवलप होती है। फ़र्ज़ करें कि कोई बेंजोडाइज़ेपिन की गोली नींद के लिए ले रहा है, लेक्सोटेनिल हो गई या कोई हेल्प हो गई, तो वो एक वक्त ऐसा आता है कि वो एक गोली असर करना छोड़ देती है। तो वही नींद लाने के लिए, उस असर करने के लिए वो एक गोली से उसको 2 गोली पाना पड़ता है, फिर वो भी असर करना छोड़ देती है, फिर तीसरी गोली, 4 गोली, 5 गोली, और फिर नशा करने वाला पूरे एक पत्ता खाने लगता है, जब जाके उसको नींद आती है। तो हम उसको कहते हैं कि टॉलरेंस डेवलप हो गई है, ठीक है। तो उसी अफेक्ट को जो वो चाह रहा था, वो अफेक्ट जो है वो एक गोली से ख़त्म हो जाता है, तो उसको आहिस्ता आहिस्ता उसकी डोज बढ़ानी पड़ती है। यही चीज़ ओपियम में भी है, कैनाबीज में भी, अल्कोहल में भी, सब में ये टॉलरेंस डेवलप हो सकती है। तो एक एक क्राइटेरिया भी है। एक होता है विड्रॉल। हर सब्सटेंस का अपने अपने विड्रॉल्स के सिम्टम्स हैं, जैसे अल्कोहल के अलग हैं, ओपियोइड्स के अलग हैं, ठीक है, आइस के अलग हैं, क्रिस्टल के अलग अलग विड्रॉल्स होते हैं। विड्रॉल्स में क्या होता है, जब नशा वो छोड़ता है तो कुछ अर्से बाद, कुछ दिनों के बाद, कुछ आवर्स के बाद उसको कुछ सिम्टम्स होते हैं। जैसे अल्कोहल उसने नहीं पी, 1 दिन से 2 दिन नहीं पी, तो विड्रॉल्स में उसको क्या होगा, उसको ट्रेमर होने लगेगी, शिवरिंग होने लगेगी, स्वेटिंग हो सकती है, पल्पिटेशन हो सकती है, बीपी हाई हो जाएगा, उसका जो वो पल्स रेट हाई हो जाएगा। तो ये सारे अलामत विड्रॉल्स का होंगे। इसी तरह अगर कोई अफीम ले रहा है, ओपियोइड का इस्तेमाल हमेशा करता रहा है, अब उसने अचानक ओपियोइड को छोड़ दी, तो उसके विड्रॉल्स होंगे। उसमें क्या होगा, बॉडी एक होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, ठीक है। इसके अलावा आपको जो है राइनोरिया होगा, मतलब जो नाक से पानी आएगा, आपको जो है मतलब मुंह से पानी आना शुरू हो जाएगा, आंखों से पानी आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह स्वेटिंग होगी, बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ेगा, लूज मोशंस हो जाएंगे, वॉमिटिंग होगी। तो ये सारी अलामत जो है वो विड्रॉल्स की हैं। तो वो इसका मतलब है कि वो ले रहा था, वो नहीं ले रहा, तो ये। तो इसमें से अगर 2 चीज़ें भी मिल जाती हैं, 12 मंथ्स या मोर देन 12 मंथ्स, तो हम इनसे कहते हैं कि इसको सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर है। बहुत अच्छा जवाब दिया डॉक्टर साहब आपने। इसी से मज़ीद रिलेटेड एक और सवाल है मेरा आपसे कि अगर ट्रीटमेंट के हवाले से बात की जाए तो अक्सर लोगों के जहन में एक कन्फ्यूजन होती है कि हमारे लिए बेहतर क्या चीज़ है, मेडिकेशन या फिर थेरेपी। सो फ्रॉम एन एविडेंस बेस्ड पर्सपेक्टिव, व्हाट डू यू थिंक इज़ अ गुड अप्रोच?
हाँ, उसमें जो है ट्रीटमेंट इस तरह हम करते हैं कि बायो साइको सोशल मॉडल को अपनाते हैं। ये सबसे बेस्ट अप्रोच है ट्रीटमेंट के लिए कि बायो साइको सोशल में हम बायोलॉजिकली ट्रीट करते हैं, साइकोलॉजिकली करते हैं और सोशली करते हैं। बायोलॉजिकली क्या होता है कि हम मेडिसिन देते हैं, जैसे हर एक सब्सटेंस के अलग अलग मेडिसिन है। अल्कोहल अगर ले रहा है तो उसकी अलग मेडिसिन होती है, जैसे डाइसल्फिरम हो गया। और अगर अल्कोहल विड्रॉल है तो अल्कोहल विड्रॉल के अंदर हम बेंजोडाइज़ेपिन देते हैं, ठीक है। अगर एमनीजिया वगैरह है तो हम उसमें विटामिन B1 देते हैं। इसी तरह अगर ओपियोइड के विड्रॉल्स हो रहे हैं तो उसमें नेट्रिक्सोन है, उसमें जो है मेथाडोन है, बुप्रेनोर्फिन है। तो इस किस्म की जो है वो मेडिसिन हम देते हैं कि वो बाज़ दफ़ा मेंटेनेंस थेरेपी में देते हैं, बाज़ दफ़ा विड्रॉल्स वगैरह में देते हैं। जब ये मतलब मेडिकली हो जाए, विड्रॉल्स वगैरह ख़त्म हो जाए, फिर हम आते हैं साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की तरफ। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में CBT हो गया, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है साइकोलॉजी में, दूसरा मोटिवेशन इंटरव्यूइंग है और तीसरा रिलैप्स प्रिवेंशन है। और सोशल ट्रीटमेंट इसका है फैमिली थेरेपी है और सपोर्ट ग्रुप है, जिसमें 12 स्टेप्स प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं। तो इस तरह हम जो है वो उसको ट्रीट करते हैं। बाज़ ऑफ इंडिविजुअल केसेस होते हैं तो बायो साइको सोशल के अलावा इंडिविजुअल साइकोथेरेपी भी करते हैं। कोमोर्बिडिटी अगर उसका साथ है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, PTSD है या और कोई इशूज़ है तो उसको भी हम साथ साथ डील कर रहे होते हैं। तो इस तरह हमारा ये अप्रोच बायो साइको सोशल अप्रोच इज़ द बेस्ट अप्रोच और एविडेंस बेस्ड है। अच्छा, बाज़ लोग समझते हैं कि खाली मेडिसिन इसका इलाज है नशे का, तो ऐसा नहीं है। असल में मेडिकेशंस का रोल जो है वो वक्ती तौर पर होता है, ठीक है, कुछ अर्से तक के लिए होता है। और साइकोथेरेपी का रोल जो ज़्यादा होता है और सोशल थेरेपी का रोल ज़्यादा होता है। तो तीनों अगर मिल के चलाएँ तब उसके ज़्यादा अफेक्ट्स होते हैं, असरात होते हैं। और ये लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट ऐसा नहीं होता कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते या महीने के बाद उसके जो नशे की सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए। हम एक टर्म यूज़ करते हैं रिकवरी। तो रिकवरी एक लॉन्ग प्रोसीजर, लंबा प्रोसीजर है, जिसके लिए मेडिसिन की भी ज़रूरत होती है और थेरेपी की भी ज़रूरत होती है और सपोर्ट ग्रुप की भी ज़रूरत होती है, फैमिली थेरेपी की ज़रूरत होती है। तो ये तीनों चीज़ें जो है वो मिल के पेशेंट को ठीक करती है और फिर तीनों मिल के जो है मतलब रिकवरी करती है। और मैं थोड़ा सा बता दूं, रिकवरी का मतलब ये नहीं है कि खाली उसने नशा छोड़ दिया। रिकवरी का मतलब ये है कि फंक्शनलिटी उसकी इम्प्रूव हो जाए। फंक्शनलिटी का मतलब है फंक्शंस इन वर्क, फंक्शंस इन होम, सोशल फंक्शन। तो ये सारे जो है फंक्शनलिटी का इम्प्रूव करना है रिकवरी। दूसरा कि मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना है और स्ट्रेस मैनेजमेंट आना चाहिए। ट्रिगर को कैसे मैनेज करना है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं और दोबारा से ट्रिगर होने के चांसेस है तो आप उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं, लाइफ की मीनिंग्स आपकी लाइफ में क्या है। तो ये एक जो है वो मतलब लंबा प्रोसीजर है और उसके लिए काफ़ी टाइम देना पड़ता है, इतना ईजी नहीं है। तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि एडमिशन जो है वो बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि एडमिट जब होता है रिहेबिलिटेशन सेंटर में तो मेडिसिन भी चलती हैं, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी चलती है और सोशल ट्रीटमेंट भी चलती है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सच वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन विद अस टुडे। एंड आई थिंक जो लोगों के जहन में एक मिसकंसेप्शन थी एडिक्शन के हवाले से, वो आज की कॉन्वर्जेशन के बाद काफ़ी क्लियर हो गई होगी एंड आई एम श्योर उनको एक नया पर्सपेक्टिव ज़रूर मिला होगा। मैं अपने सुनने वालों से ये कहूँगा, ख़ास तौर पे हम इस समाज से, सोसाइटी से, माशरे से, कि वो नशा करने वालों से नफ़रत ना करें, नशे से नफ़रत करें, लेकिन नशा करने वालों को हक़ारत आमेज़ी से ना देखें और ऐसे ऐसे जुमले ना बोलें जो उनको जो हर्ट भी करें और उनको दोबारा से जो है नशे की तरफ माइल करें या दोबारा वो उस तरफ चले जाएं और वो इतने ज़्यादा हर्ट हो कि वो उनको बाद में जो है मेंटल इलनेसेस हो जाएं, डिप्रेशन में चले जाएं, एंजाइटी में चले जाएं और उनको इश्यूज़ हो जाएं। तो समाज को, इस सोसाइटी को चाहिए कि वो समझने की कोशिश करें कि नशा जो है वो बुरी आदत नहीं है, ये ब्रेन बेस्ड कंडीशन है, ठीक है। तो इसके अंदर कोई चॉइस नहीं है कि नशा करने वाला खुद चूज़ करता है। ये ब्रेन जो है डिसऑर्डर भी है और ये ब्रेन डिजीज़ भी है और इसके अंदर फैमिली इश्यूज़ भी है कि जेनेटिकली इन्वॉल्व होता है कि अगर किसी के आबा अजदाद में किसी ने नशा किया हो तो जेनेटिकली उस बंदे के अंदर भी वो चीज़ में मौजूद होता है, वो नशा करने पर मजबूर होता है। तो सोसाइटी को चाहिए कि उनको अपनी ही तरह के ह्यूमन बीइंग समझें और उनके साथ अच्छे जो ताल्लुकात रखने की कोशिश करें, बिहेवियर उनके साथ अच्छा करें। और ख़ास तौर पर फैमिली को भी मैं कहूँगा कि बाज़ दफ़ा फैमिली जो है वो ऐसे ऐसे जुमले बोलती हैं जो हद तक आमेज़ होते हैं, इंसल्टिंग होते हैं। तो वो ऐसे जुमले ना बोलें कि तुम तो नालायक हो, तुम तो नशे हो, तुम तो ऐसे हो, तुम तो ऐसे हो। तो इस तरह जब उसको डिग्रेड किया जाता है वो तो दोबारा ट्रिगर हो जाते हैं और दोबारा वो नशे की तरफ माहिर हो जाते हैं। तो
अच्छा, जो लोग नशा करते हैं उनको भी चाहिए कि वो जो है जो साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं या काउंसलर हैं उनसे राब्ते में रहें और उनसे अपने मसाइल के हल के लिए जाके कांटेक्ट करें। और जब भी उनको नशे की तलब होने लगे वो साइकेट्रिस्ट को जाके बताएं कि मुझे क्रेविंग हो रही है, कंपल्शन हो रही है, मुझे कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। तो ये लोग जो बैठे हुए हैं रिहेबिलिटेशन सेंटर में आपकी हेल्प के लिए मौजूद हैं, वो आपको हेल्प करेंगे, क्राइसिस करेंगे, आपको अगर एडमिशन की ज़रूरत होगी एडमिट करेंगे, मेडिसिन की ज़रूरत होगी मेडिसिन देंगे, अगर थेरेपी की ज़रूरत होगी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की ज़रूरत है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी करेंगे। तो आप जो है राब्ते में रहें और अपने आप को ये ना समझें कि ये आप बुरी आदतों का शिकार हो, आप ये समझें कि आप एक बीमारी का शिकार हो गए। तो उसके इलाज के लिए जो इलाज करने वाले लोग हैं उससे ज़रूर राब्ते में रहें। तो इंशाल्लाह होपफुली जो है वो आपके जो मसले मसाइल बहुत सारे जो से रिलेटेड है वो भी ख़त्म हो जाएंगे। उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ में भी आई होंगी और आप उस पर जो है खुश भी होंगे और उसको फिर आगे जाके जो है वो अप्लाई भी करेंगे। थैंक यू। Once again, thank you so much, Dr. Shafi Mansoori. So I am signing off from this episode. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।